Ladies and gentlemen, generally when people like Hemanta Da and myself travel around Meghalaya to attend political rallies and political events before an election, we mostly deal with people who need jobs. Today, I am proud to be amongst a crowd of people who are actually not job seekers but job givers. It is our entrepreneurs in India who create jobs. And I quote Prime Minister Modi. Prime Minister Modi has always insisted that India might be a $3 trillion economy, which is roughly 200 lakh crore rupee economy. And we might be the 5th largest economy in the world. But our problem lies in the fact that in terms of per capita income, जिसको हम हिंदी में प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, एक औसत इंसान की आमदनी, अगर उस मूल्यांकन पे देखें तो आज भी भारत दुनिया में 128वें स्थान पर है. We are the 5th largest economy, but 128th when it comes to Human Development Index and per capita income. Our problem, therefore, is to find jobs, more jobs and better jobs for our youngsters who are passing out of colleges in crores each year. हमारे युवा भाई जो लाखों और करोड़ों की संख्या में प्रत्येक वर्ष अपनी पढ़ाई करके पूरे बाहर निकल रहे हैं, वर्कफोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार क्रिएट करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है आज भारत के देश में. और प्रधानमंत्री जी का मानना है कि कोई सरकार, देश की, राज्य की या विश्व की कोई सरकार हर एक युवा को सरकारी रोजगार नहीं दे सकती, यह संभव नहीं है. तो हमको कहीं ना कहीं देश में रोजगार दाता पैदा करने पड़ेंगे, एंटरप्रेन्योर पैदा करने पड़ेंगे, व्यवसायी पैदा करने पड़ेंगे. क्योंकि जब एक कोई अपनी छोटी दुकान डालता है 2-4-5 लाख की पूंजी से, तब भी वो 4-5 लोगों को व्यवसाय देने का काम करता है, 5 घरों का चूल्हा जलाने का काम करता है. ऐसे लोगों की अगर जरूरत है तो सबसे अधिक ऐसे लोगों की जरूरत भारत देश में. यहां पे मेरे बीच, जैसे मुझे खारकलान जी ने बताया, भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी कारोबार और व्यवसाय से जुड़े हैं. मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक बार हाथ अपने अगर खड़े करें तो हम सबको समझ में आए, जो किसी न किसी प्रकार के बिजनेस, कारोबार, डीलरशिप, किसी तरह के उद्योग, छोटे बड़े काम से जुड़े हुए. लगभग 80% इस हॉल का कहीं ना कहीं रोजगार दाता है. लंबे समय से कांग्रेस की सरकारों ने एक चलन चलाया कि जो बिजनेस करता है, जो मुनाफा कमाता है, उसको शक की निगाह से देखो, उसको परेशान करो. पर एक सरकार 2014 में आई, मोदी जी की सरकार, जिसने कहा कि अगर देश में किसी का सम्मान होना सबसे पहले जरूरी है तो वो हमारे व्यवसायी वर्ग है, जो रोजगार दाता है, जो आप लोगों के तरह के लोग हैं, जो लाखों लाख लोगों को रोजगार देते हैं. और ये जो लाइसेंस राज देश में 70 साल से पनप रहा था, उसको समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यापक रूप से टैक्स रिफॉर्म्स लाए. वो जीएसटी हो, वो अन्य तरह का टैक्स रिफॉर्म हो, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, जनधन अकाउंट हो, बैंक खोलने की बात हो, मुद्रा लोन देके हमारे युवाओं को काम की ओर आकर्षित करने की बात हो, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की बात हो, हर एक रूप से स्किल डेवलपमेंट करने की बात हो, हर एक रूप से प्रधानमंत्री जी का एक ही फोकस है कि इंडिया में हम और एंटरप्रेन्योर्स, रोजगार दाता खड़े कर पाए.
मित्रों, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी भी प्रदेश की डेवलपमेंट में जितना बड़ा रोल उस प्रदेश की सरकार प्ले करती है, शायद उतना ही या उससे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल उस प्रदेश के व्यवसायिक वर्ग का होता है, क्योंकि आप उसकी इकोनॉमी है। आपसे ही कारोबार चलता है, आप ही से धंधा चलता है, आप ही से रोजगार सृजन होता है, आप ही से सबका घर चलता है। लेकिन दुख की बात है कि मेघालय में जो हमारे व्यवसायी वर्ग है, जो बिजनेसमैन है, उनको लेकर एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, एक ऐसा वातावरण रहा है जो उनकी तरक्की के लिए, उनकी पीस ऑफ माइंड के लिए, उनकी सुरक्षा की अनुभूति के लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं समाज में एक फाड़ क्रिएट की जा रही है, एक दरार क्रिएट की जा रही है ट्राइबल और नॉन ट्राइबल की, और उसके वजह से हमारे रोजगार दाता लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी है। और इसकी समस्या आप सभी को कहीं ना कहीं जीवन में आई होगी। मुद्दा ट्राइबल नॉन ट्राइबल का बिल्कुल नहीं। मुद्दा यह है कि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल हो, वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, वो खासी हो या जैंतिया हो, वो मारवाड़ी हो या गारो हो, वो जो भी हो, उनकी सुरक्षा जब तक सुनिश्चित नहीं की जाएगी तब तक प्रदेश में इकोनॉमी बढ़ ही नहीं सकती है। और इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तो रोजगार नहीं बनेगा, रोजगार नहीं बनेगा तो हमारे बच्चे जो है पढ़ने लिखने के बाद मेघालय छोड़ छोड़कर गुवाहाटी, असम और आगे दिल्ली, बंबई, बेंगलोर भागेंगे, क्योंकि यहां पे कोई व्यवस्था उनकी नहीं हो पा रही। परिवार टूटते हैं, बूढ़े माँ बाप पीछे छूट जाते हैं और बच्चे रोजगार की मजबूरी में बेंगलोर में शेयरिंग फ्लाइट बेसिस पे रहते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं, बताइए। इस सच्चाई को हमको बदलने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। ये जो समस्या हम झेल रहे हैं मेघालय में, जहां पे व्यवसाय देने वाला, व्यवसाय करने वाला एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन सुरक्षित नहीं महसूस करता है और रोजगार के सृजन की कमी की वजह से हमारे बच्चे पूरे देश में ठोकर खा रहे हैं। इस समस्या को, इस परिवेश को, इस सिचुएशन को बदलने का एक सुनहरा मौका 2023 का असेंबली चुनाव है। मेघालय में पिछले 50 वर्षों में 12 बार असेंबली के चुनाव हुए, 12 असेंबली इलेक्शंस। समस्या यह हुई कि हर एक चुनाव में या तो कांग्रेस को चुना गया या ऐसे दलों को चुना गया जो कहीं ना कहीं बिना विजन के, बिना एक बड़ी रोडमैप के, सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए सरकार में आने का जिनका ऑब्जेक्टिव था। रिजल्ट यह हुआ कि मेघालय आज के डेट में नॉर्थ ईस्ट में सबसे स्लोएस्ट ग्रोइंग राज्य अगर कोई है तो वो मेघालय है। आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट पूरे नॉर्थ ईस्ट की तुलना में सबसे कम है। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात, तो मेघालय की पर कैपिटा इनकम 58,000 रुपीज है। बिहार से मात्र 5,000 रुपए बेटर है। बिहार की आबादी 13 करोड़ है, आपकी आबादी 30 लाख है। आप जो भी सरकारी काम करना चाहे उस पे 90% सपोर्ट केंद्र की सरकार की देनी है, उसके बावजूद इस प्रदेश में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आखिरी जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी हम फिक्स कब करेंगे और हम सिचुएशन को कब बदलेंगे? शायद इन सवालों का जवाब हमको आने वाले 27 फरवरी के होने वाले चुनाव में ढूंढना पड़ेगा। हम अगर एक ही जगह जाके बटन दबाते रहेंगे तो एक बहुत फेमस सेइंग है इंग्लिश में
same actions do not yield different results. Same actions do not yield different results. सेम तरह से आप अपनी राजनीति अपने प्रदेश की चलाएंगे तो प्रदेश में बदलाव की अपेक्षा मत करिए। मैं आपसे अपील करने आया हूं, एक बार आपने सबको देख लिया, कांग्रेस को देखा, यहां की स्थानीय पार्टियों को देखा, एक बार मोदी जी की सरकार मेघालय में बनवाकर देख लीजिए, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आपको निराश 100% नहीं होना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने मंच पे बैठे हैं माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जिन्होंने मात्र कुछ वर्षों में आसाम की कायाकल्प कर दी है। भाइयों, कायाकल्प कर दी। भाई साहब, जय श्री राम बोले या जय जीसस बोले, मैं ये कहता हूं एक बार जय विकास बोल लो। जय विकास। हेमंता दा का मॉडल एक ही मॉडल है, करप्शन फ्री डेवलपमेंट। मोदी जी का एक ही मॉडल है, करप्शन फ्री डेवलपमेंट। यहां पे भी ऐसी सरकार लाई है जिसका एक ही प्रण हो, करप्शन फ्री डेवलपमेंट। और मेघालय के लिए मैं बीच में एक चीज जोड़ देता हूं, आपको चाहिए CDD। CDD, करप्शन फ्री, डायनेस्टी फ्री, डेवलपमेंट फॉर ऑल। यहां पे करप्शन कंट्रोल में आना जरूरी है, डायनेस्टी से निजात पानी जरूरी है। मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि जिस प्रदेश में मात्र 60 सीटें हो, उस प्रदेश की 15 सीटें 3 परिवार के पास है। 3 families hold 15 seats out of 60 seats in मेघालय। अगर यह सूरत नहीं बदलेगी तो आपका भविष्य भी नहीं बदलेगा। इसलिए दिस इज टाइम फॉर चेंज, दिस इज टाइम फॉर मोदी, दिस इज टाइम टू मेक मिस्टर खारकलांग योर MLA फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूएंसी। थैंक यू वेरी मच। जय मेघालय, जय भारत। धन्यवाद। Thank you, sir, for such a wonderful